नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में जो अंग्रेजी विशेषताओं का प्रभाव पड़ा उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि 1600 में जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं। व्यापार करते करते 1765 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही उनका क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना प्रारंभ हो जाता है और ये चलता है 1858 तक। तो 1857 में एक क्रांति, भारत में क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह। उसके बाद में अंग्रेजों को जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लगता है कि भारत में भारतीयों के सहयोग से शासन करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कंपनी का शासन जो है ताज के अंतर्गत कर दिया जाता है, जो 15 अगस्त 1947 तक चलता है। अब भारत आजाद हो जाता है। उसके बाद में हमको एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। 1934 में बी.एन. राव ने सर्वप्रथम बी.एन. राव ने विचार दिया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ जाता है। अब अस्तित्व में आने के बाद में इस पर कुछ अंग्रेजी विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। उन्हीं अंग्रेजी विशेषताओं को हम यहाँ पर अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इनको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इस वीडियो में केवल कंपनी का शासन ही पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है ताज का शासन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या है, जो भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया प्रथम कदम था। इसमें इसके कंपनी के जो प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य होते हैं उनको मान्यता मिलती है। इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी के तहत रखी जाती है। अब इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया जाता है। अब इसके तहत वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल चुने जाते हैं और उनको एक 4 सदस्यीय परिषद सलाह देती है। सलाहकारी परिषद के रूप में उसका गठन होता है। इसमें सन 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को रखा जाता है, जबकि इससे पहले वो अलग अलग स्वतंत्र थी। इसमें भारतीयों से निजी व्यापार, रिश्वत लेना, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है, जिसके तहत सैन्य, राजस्व और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो जाता है। तो इसमें इतना ही है और उसके बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ नहीं है। इसकी कमियों को दूर करने के लिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। अब इसमें एक ही खास बात हमको पढ़नी है। कलकत्ता सरकार ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में के लिए विधि बनाने का प्रावधान कर दिया, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो कानून है वो बना सकती हैं बंगाल, उड़ीसा और बिहार। नेक्स्ट आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया। इसमें द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। द्वैध शासन का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 निकायों का गठन भी होता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए गठित किया जाता है। द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन होता है, एक तो भारत में कंपनी का शासन, दूसरा भारत में ब्रिटिश सरकार का भी शासन। तो ये होता है द्वैध शासन। अब आता है नेक्स्ट 1793 चार्टर एक्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें केवल स्थायी बंदोबस्त होता है और इसके अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त का गठन को होता है। कंपनी के कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाने लगता है। 5वां है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ में कुछ शर्तों के साथ में चाय के लिए व्यापार
का अधिकार उनको रहता है। इसमें उनके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसमें एक और बात जोड़ी जाती है कि जो भारत में जो अंग्रेज हैं उनको भारत में आने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ में मिल जाती है और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी मिल जाती है। इसमें 1 लाख रुपए इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर्ड एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अलग रखने का प्रावधान होता है, जिससे कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है, जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार होता है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। अब यह केवल एक प्रशासनिक निकाय बन जाता है और इसमें असीम शक्तियां जो थी वो एक गवर्नर जनरल पद, जो गवर्नर जनरल पद होता है उसमें कर दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब तक था उसको भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया जाता है। इस प्रकार विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और इस जनरल के पद में, इस गवर्नर जनरल के पद में ही विधायिका के जो असीमित अधिकार थे वो इसी में ही रख दिए जाते हैं। बम्बई और मद्रास के विधायिका संबंधी अधिकार वो छीन लिए जाते हैं, उनको खत्म कर दिए जाते हैं। तो उन अधिकारों को गवर्नर जनरल के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसमें कानूनों का वर्गीकरण किया जाता है। लॉर्ड मेघाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में विधि आयोग का गठन होता है। इसमें एक चीज और, सिविल सेवा में कहा जाता है, सिविल सेवा के लिए कि कंपनी में किसी भी कार्यालय में या किसी भी पद में भर्ती होने के लिए भारतीयों को नहीं रोका जाएगा। लेकिन इस का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो कड़ा विरोध करता है, तो इसलिए उसको समाप्त करना पड़ता है। इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं वो नियामक बोले जाते हैं और इसके नए कानून जो बनते हैं उनको अधिनियम कहा जाता है। इसमें इतना ही है। इसके बाद में 1853 और ये लास्ट है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये कंपनी के शासन में ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट है। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है जो ब्रिटेन की छोटी संसद के रूप में कार्य करती है। सिविल सेवा के लिए भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और 1854 में मैकाले समिति का भी गठन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।